आप सभी लोग देखते होंगे कि हमारे देश में हमेशा, चाहे आज़ादी के पहले आप लोग जाइए या फिर आज़ादी के बाद आप लोग आइए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का विवाद हमेशा चर्चा में रहा है। और ये आप देखेंगे, पहले अयोध्या का मामला हुआ करता था, फिर आपने देखा है कि बनारस का मामला उठा, फिर आपने देखा है कि आपका मथुरा का मामला उठा, और अब आप लोग जो ताजमहल देखते हैं ना, इस पर भी विवाद खड़ा हो चुका है। और ये विवाद कोई नया नहीं है। आप देखेंगे बहुत पहले कई हिंदू संगठनों ने, एक इतिहासकार का नाम आप लोग लेते हैं P.N. ओक, इन्होंने पहले ही इसे तेजो महालय कह दिया था कि यह सिर्फ भगवान से जुड़ा हुआ है, ये असल में ताजमहल है ही नहीं है। ताज सिर्फ भगवान के मंदिर को तोड़कर ये ताजमहल बनाया गया है, इनका कहने का मतलब ये था। तो आज हम लोग ताजमहल पर एक विस्तार से चर्चा करेंगे, ताजमहल का इतिहास भी जानेंगे, और ये जो लेखक हैं इन पर भी हम लोग बात करेंगे। इन्होंने कई और मुद्दों, कई और विवादों को जन्म दिया था, उस पर भी बात करेंगे। और जो 20 से 22 कमरे बंद पड़े हुए, वो क्यों बंद करने पड़े, उस पर भी बात करेंगे। जो हाल ही में याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने याचिका दाखिल की है, और जिस तरह से आप देखिए कि इलाहाबाद की हाईकोर्ट, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इसकी लखनऊ ब्रांच ने जिस तरह से आप देखिए तीखी टिप्पणी की हुई है, फटकार लगाई हुई है याचिकाकर्ता को, उस पर बात करेंगे। और एक तरह से आप देखिएगा कि किन तथ्यों को लेकर ये याचिका लगाई हुई थी, उस पर भी बात कर लेंगे। एक बात और आपको बता दूं, कल मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था, किसी डिबेट में बैठे हुए थे, तो इन्होंने खुद, मुझे लगा कि ये इस तरह की बात मान रहे हैं कि इन्हें भ्रमित किया जा रहा है इतिहासकार। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कई इतिहासकार हैं ऐसे, जो आप देखिए कि अपने हिसाब से उस किताब, उस किसी भी महल को, किसी भी मस्जिद को, किसी भी मंदिर को, अब हिंदू आप देखेंगे इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे तो कई कट्टर हिंदुत्ववादी इतिहासकार आपको मिल जाएंगे, जो हर मस्जिद को मंदिर के रूप में बताते रहते हैं। कई आपको मुस्लिम कट्टर जो लेखक मिल जाएंगे, इतिहासकार मिल जाएंगे, जो आप देखेंगे कि हिंदुओं को नकारते रहते हैं, मंदिरों को नकारते रहते हैं, और वो कहते रहते हैं कि ये सब गलत है। समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन कुछ हद तक ये सही भी है कि आप देखिए कि ताजमहल की बात नहीं कर रहे हैं, कि हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि 3000 से अधिक मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई गई थी मुगलों के समय, और आप देखिए मुसलमान जब भी शासक आए उनके द्वारा। आप लोग बाबर को अगर पढ़ेंगे और औरंगजेब को आप लोग पढ़ेंगे, तो इनकी तो कट्टरपंथी जो आप देखिए सोच थी, वो सांप के सामने दिखाई भी देगी। इनका इतिहास आप लोग पढ़ेंगे तो आप फिर चाहे जजिया कर लगाने की बात कर लीजिए, फिर चाहे व्यापार पर कर लगाने की बात कर लीजिए, फिर चाहे हिंदुओं के त्योहारों को पर पाबंदी लगाने की बात कर लीजिए, या फिर आप देखिए कि मंदिरों को, स्कूलों को तोड़े जाने की बात कर लीजिए उस समय। समझ रहे हैं आप लोग। तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, उन सब के जवाब आपको आज मिल जाएंगे। एक बार पहले उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, क्योंकि ये सभी आप देखिए जो विवाद खड़ी हुई हैं, जो विवादित भूमि है, चाहे विवादित इस तरह की इमारतें हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आपको बता दूं कि जितना सामाजिक और धार्मिक मुद्दे हैं, उससे कहीं ये राजनीतिक मुद्दे भी हैं, और राजनेता इसे अपना वोट बैंक की राजनीति में शामिल कर लेते हैं, और उन्हें काफ़ी हद तक सफलता में भी मिलती है इसमें। उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है, 403 यहाँ विधानसभा सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं, और आप सभी जान गए होंगे कि इसीलिए उत्तर प्रदेश राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, इसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। कहाँ से जाता है? लखनऊ से होकर जाता है। एक बार आप लोग देखेंगे, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखें तो भारत आपको देखने को मिलेगा, और अयोध्या को दिखा देता हूँ, और आप देखेंगे आपको काशी दिखा देता हूँ, मथुरा दिखा देता हूँ। इन जगहों को जरूर देखना चाहिए। देखिए फैजाबाद में आपको अयोध्या देखने को मिलेगा, और आप सभी जानते हैं कि यहाँ राम मंदिर को लेकर, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर लंबे समय तक विवाद रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका हल किया गया, अब यहाँ भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो अयोध्या की बात हो गई। काशी जाएंगे तो देखिए काशी का जो मामला है, चाहे मथुरा का मामला हो या फिर और मंदिर मस्जिदों का मामला हो, ये राम मंदिर से धार्मिक रूप में तो आप देखिए धार्मिक और सामाजिक मुद्दे तो समान है, लेकिन कुछ एक नियम कानून इसमें अड़चन डालता है। वो है, आप देखते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट
1991। अब यही थोड़ा पॉइंट बता देते हैं कुछ इस एक्ट के बारे में। आप देखते हैं कि 1990, 91, 92 के समय जो अयोध्या का मामला था, जो राम जन्मभूमि को लेकर मामला था, इस चरम पर था। और ऐसा माना जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी साहब उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, कद्दावर नेता थे। उन्होंने अपने चुनावी मुद्दा बना लिया था और वो आप देखिए रथ यात्रा निकाल रहे थे। और ऐसा माना जाता है कि जहां से भी ये रथ यात्रा जा रही थी वहां लोगों में आप देखिए भारी रोष देखा जा रहा था। हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई बढ़ती जा रही थी, दंगे हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। और इस मुझे लगता है इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप सभी को मालूम होगा कि हजारों लोगों की जान गई राम मंदिर आंदोलन के दौरान, या उसके बाद भी आपने देखा है हमारे देश में जब बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया तो भारी दंगे हुए, फसाद हुए, कई आतंकी हमले भी हुए। तो इन सब को रोकने के लिए कि नेताओं के दिमाग में ये आप सोचिए कि टेंशन रही होगी, चिंता रही होगी कि अगर यही इसी तरह के मुद्दे अगर आगे भी चलते रहे हिंदू मुस्लिम के, मंदिर मस्जिद के, तो देश में अशांति बनी रहेगी हमेशा। तो उन्हीं ने इन्हीं बातों को, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को लाया गया था। और इस एक्ट में एक सीधी सी बात कह दी गई कि अभी तक जो आप देखिए कि 15 अगस्त 1947 की डेट है, इस दिन मंदिर जिस रूप में था वो आगे भी उसी रूप में रहेगा, मस्जिद जिस रूप में थी मस्जिद भी उसी रूप में रहेगी। अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस अयोध्या को छोड़ दिया जाए, क्योंकि अयोध्या का मामला पहले से ही कोर्ट में पड़ा हुआ था। इस पर हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है, इस एक्ट पर भी बात की हुई है, अयोध्या मामले पर भी बात की हुई है, आपका ज्ञानवापी मस्जिद विवाद जो बनारस का है उस पर भी बात की हुई है, और आप देखेंगे मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि का मामला है उस पर भी विस्तार से बात की हुई है। अगर आपकी दिलचस्पी है, आप देखना चाहें तो देखेंगे। सामान्य ज्ञान के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी। बनारस आप देखेंगे, यहाँ आप देख लीजिए ज्ञानवापी जो विवाद है। फिर आप देखेंगे कि आपको क्या देखने को मिलेगा, आप लोग देखेंगे कि आपका मथुरा यहां देखने को मिल जाएगा। देखिए आपका मथुरा है, ठीक है। और अब आप देखेंगे ताजमहल आगरा में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? आगरा में आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ताजमहल की इतिहास की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ताजमहल दिखाई भी दे रहा है। हजारों लोग आप सभी जानते हैं कि यहाँ घूमने आते हैं हर साल, और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की मकबरे के लिए शुरू किया गया था। इनकी जो प्रेयसी थी, एक तरह से पत्नी थी मुमताज महल, इन्हीं की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। मकबरा आप देखें कि 17 हेक्टर यानी कि 42 एकड़ परिषद का केंद्र बिंदु है, और जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है, और इसे 3 तरफ एक अनियंत्रित दीवार से घिरा और औपचारिक उद्यान में स्थापित किया गया है। और आप देखेंगे कि मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा हो किया गया था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों में काम 10 वर्षों तक जारी रहा। और माना जाता है कि ताजमहल कॉम्प्लेक्स 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए होने के अनुमानित लागत पर पूरी तरह से पूरा हो चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पैसा इसमें खर्च किया गया था। और आप देखेंगे निर्माण परियोजना ने सम्राट उस्ताद अहमद लाहौरी के लिए अदालत के वास्तुकार के नेतृत्व में आर्किटेक्ट के बोर्ड के मार्गदर्शन में लगभग 20,000 कारीगरों को रोजगार दिया था। इसमें इतना लोगों ने काम किया था। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों के रूप में नामित किया गया था। भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक प्रशंसनीय कृतियों में से एक है, और इसे कई लोगों ने मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण भी माना है और भारत के लिए समृद्ध इतिहास का प्रतीक भी माना है। ताजमहल सालाना आप देखेंगे कई हजार लोग यहाँ घूमने आते हैं। 2007 में इसे विश्व के नए 7वें आश्चर्य पहल का विजेता घोषित किया गया था। जो 7 अजूबे देखते हैं ना, उसमें से एक ताजमहल भी आपका शामिल है। और ऐसा भी देखिए कई लोग कहते हैं कि आप देखिए, आप लोगों ने राजा मानसिंह के बारे में पढ़ा होगा, जय सिंह के बारे में पढ़ा होगा, उन्हीं की भूमि पर इस ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। तो ये भी हकीकत है, और ये भी हकीकत है कि ताजमहल जिस भूमि पर बनाया गया उस भूमि के बदले में इन राजाओं को आप देखिए दूसरी जगह भूमि दे दी गई थी। एक तरह से आप लोगों ने अदला बदली सुनी होगी ना, कि आपके पास किसी की ज़मीन पड़ी हुई है तो उसकी ज़मीन आप ले लेते हैं,
और आपकी ज़मीन उसके पास पड़ी होती तो उसे आप लोग अदला बदली कर लेते हैं। तो उसी समय ऐसा भी हुआ था। अब बात करते हैं इन इतिहासकार के बारे में कि इतिहासकार किस आधार पर कहते हैं कि ये तेजो महालय है, यानी कि इससे भगवान से जुड़ा हुआ है। ताजमहल को लेकर ये विवाद नया नहीं है। हिंदू संगठन दावा करते रहे कि ताजमहल से पहले यहाँ शिव मंदिर था और जिसे तेजो महालय नाम से जाना जाता था। दरअसल ताजमहल का तेजो महालय नाम सबसे पहले एक मराठी किताब में से आया था और इसके लेखक P.N. ओक ने 1960 से 1970 के दशक में ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और लाल किले को लेकर कई विवादास्पद किताबें लिखी थी। ओक ने किताब ताजमहल, उनकी इस किताब को भी याद रखिएगा, ताजमहल द ट्रू स्टोरी में ताजमहल की जगह शिव मंदिर होने की बात कही थी और ओक ने अपनी किताब में दावा किया था कि यह स्मारक 1155 में बना था, यानी कि मुगलों के शासन से दशकों पहले। उन्होंने कहा था कि यहाँ ताजमहल का नाम पहले शिव मंदिर के नाम पर तेजो महालय था। और आपको बता दूं, इसको लेकर एक याचिकाकर्ता ने 2015 में लखनऊ के थे हरिशंकर जैन, इन्होंने याचिका दायर की हुई थी। उन्होंने कहा था कि ताजमहल को तेजो महालय मंदिर घोषित किया जाए। लेकिन उस समय आप देखिए कि जो हमारा ASI है, इसने साफ कहा था कि इस जगह पर 2017 में कहा था कि इस जगह पर कोई मंदिर या शिवलिंग होने से इनकार किया था, मना किया था कि यहाँ कुछ इस तरह का साक्ष्य नहीं है। ठीक है। और इसी किताब को लेकर इन्हीं लेखक के आप देखिए कि लेकर याचिकाकर्ता न्यायालय में गया हुआ है, याचिका दाखिल की हुई है। कौन थे P.N. ओक? ये भी तो बात आती है कि इतिहासकार कौन थे। तो पुरुषोत्तम नागेश ओक उर्फ P.N. ओक एक पत्रकार और इतिहास लेखक थे। वे हिंदू विचारधारा इतिहास के पुनर्लेखन के लिए जाने जाते थे। तो आप समझिए कि हिंदुत्ववादी, जो कट्टर हिंदुत्ववादी लेखक होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, वो आप देखते हैं कि अपने हिसाब से जो भी इस तरह की इतिहास होती हैं उसे लिखते हैं, और मुस्लिम होते हैं वो अपने हिसाब से लिखते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे देश में आप देखिए, न्यूट्रल होकर, बीच का रास्ता अपनाकर किसी ने इतिहास लिखा ही नहीं है। वो हाल वैसा ही कि आप लोग अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे तो आपने देखा होगा कि कोई क्वेश्चंस आपके सामने लिखने के लिए आता है तो उसमें आप लोगों को पॉजिटिव पॉइंट देने होते हैं, नेगेटिव पॉइंट देने होते हैं, लास्ट में अपना निष्कर्ष लिखना होता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा इतिहास किए ही नहीं है। कुछ लोग आप देखिए कि मुस्लिमों के पक्ष में लिखते रहे, कुछ लोग हिंदुओं के पक्ष में लिखते रहे, बीच का रास्ता किसी ने निकाला ही नहीं है, निष्कर्ष पर कोई पहुंचने की कोशिश ही नहीं की है। उन्होंने ताजमहल, एक शिव मंदिर, फतेहपुर सीकरी, एक हिंदू नगर आदि किताबें भी लिखी। और इंदौर में जन्मे ओक के पास MA और LL की डिग्री थी और वे लंबे समय तक पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सेना ज्वाइन की थी और ताजमहल के अलावा ओक ने काबा पर भी अपनी किताबों में उस वक्त सवाल उठाए थे। और यही नहीं, ओक ने क्रिश्चियनिटी को कृष्ण नीति बताया था और वेटिकन सिटी को वाटिका तक का बताया था। समझ रहे हैं आप लोग? तो एक तरह से आप सोचिए कि खतरनाक लेखक रहे होंगे इतिहासकार। अभी हाल ही में जो याचिका दायर की गई है उस पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं, इन्होंने ताजमहल को लेकर एक याचिका दायर की थी और इस याचिका में ताजमहल की जगह तेजो महालय या शिव मंदिर होने का दावा किया गया था। और इस दावे के साथ ताजमहल के तहखाने में जो 22 कमरे हैं उसमें से आप देखिए कि 20 कमरे खोलने की मांग की गई थी। और याचिका दायर करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता रजनीश का कहना है कि ताजमहल की सच्चाई क्या है, क्या ये तेजो महालय है या मकबरा है। इस भ्रम से पर्दा उठाने के लिए 20 कमरे खोलने जरूरी हैं ताकि सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। और याचिका में क्या दावा किया गया था? याचिका में कई किताबों का जिक्र करते हुए कहा गया कि यहाँ 1212 में AD में राजा परमार देव ने तेजो महालय का निर्माण करवाया था और ये तेजो महालय बाद में विरासत के रूप में जयपुर के राजा मानसिंह को मिला था। बाद में यही विरासत राजा मानसिंह को मिली थी और आप देखेंगे राजा जयसिंह को मिली थी, लेकिन कालांतर में शाहजहां ने इसे तोड़वा कर यहाँ मकबरा बनवा दिया था। याचिका में दावा किया गया था कि किसी भी मुगल कोर्ट पेपर या मुगल वृत्तांत में औरंगजेब के कालखंड में ताजमहल का जिक्र नहीं है और यहाँ तक कि मुस्लिम महल शब्द का इस्तेमाल भी नहीं है। यहाँ आप लोग समझ लीजिएगा, राजा जयसिंह को भी ये विरासत मिली थी, किसकी थी? राजा मानसिंह के द्वारा।
और ये हकीकत है, कई इतिहासकार इसके पक्ष में भी है कि ये भूमि आप देखिए कि राजा जयसिंह की थी, राजा मानसिंह की थी, लेकिन राजा जयसिंह को मिली थी और राजा जयसिंह को इसके एवज में कहीं और महल भूमि दे दिए गए थे और इस जगह को आप देखेंगे शाहजहां ने ले लिया था। अब इस पर मंदिर था नहीं था ये अलग बात है। याचिका में इस बात पर भी सवाल उठाए गए हैं कि एक मकबरा शाहजहां के समय का नहीं है। याचिका में कहा गया है कि औरंगजेब के समय में साल 1652 में औरंगजेब ने मुमताज के मकबरे की मरम्मत के निर्देश दिए थे। औरंगजेब ने अपने निर्देशों में साफ कहा था कि मकबरे के हाल में अच्छे नहीं हैं और कई जगहों पर दरारें पड़ चुकी हैं, तो कई जगहों से रिस रहा है, पानी रिस रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर शाहजहां ने इसका निर्माण कराया तो औरंगजेब के कालखंड तक इतने कम समय में एक मकबरा जर्जर हालात में कैसे हो गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि किसी भी कब्र को बनाने में 22 साल का वक्त नहीं लग सकता है, जबकि इसका निर्माण 1631 में शुरू किया गया और 1653 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। और तो ये तो याचिकाकर्ता की तरफ से दिया गया है, ये कहा गया है। कैसे बंद हुए थे 20 कमरे, ये भी देख लीजिए। साल 1972 से ताजमहल के तहखाने के इन कमरों को बंद कर दिया गया था। आम पर्यटकों का यहाँ प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया और इसकी वजहों को लेकर आम लोगों में भ्रम है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 1980 के दशक में ताजमहल की इन दीवारों में दरार आ गई थी। क्या आ गई थी? दरार आ गई थी। इन कमरों से होकर मीनारों की ओर रास्ता जाता है, जिसकी वजह से कई लोग यहाँ से आत्महत्या जैसे कदम भी उठाते थे। दीवारों फर्श में आए कई दूसरे बदलावों की वजह से भी सुरक्षा कारणों से इसे बंद कर दिया गया था। साल 2006 में इन कमरों की दीवारें काफ़ी जर्जर हुई, तो इनकी मरम्मत का काम भी किया गया और दीवारों में आई दरारों की पॉइंटिंग और प्लास्टर का काम किया गया। साथ ही में सीलन में से दीवारों को होने वाले नुकसान को लेकर भी संरक्षण के उपाय किए गए। और आप देखेंगे ASI का दावा क्या है। और आपको बता दूं ASI की स्थापना हमारे देश में आज़ादी के पहले ही 1861 में हो चुकी थी। तो फरवरी 2008 में ASI ने इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश आगरा कोर्ट में एक एफिडेविट भी दायर किया था, जिसमें ASI ने कहा था कि ताजमहल में तेजो महालय या शिव मंदिर होने का जो दावा है वो पूरी तरह से काल्पनिक दावा है। ASI का कहना है कि ताजमहल में केवल सुरक्षा कारणों से ही नीचे के 20 कमरों को बंद किया गया है। ASI के एफिडेविट के हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट में ये तय किया कि ताजमहल के किन हिस्सों को खोला जाए और किन को नहीं खोला जाए। ये कहानी है आपकी पूरी ताजमहल, तेजो महालय कह लीजिए, जो भी आप लोगों को कहना है। आप लोगों की क्या, आप लोगों ने इतिहास अगर पढ़ा हो तो आप लोग क्या सोच रखते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप लोग जरूर आज़ाद हैं, क्या है, आज़ाद हैं अपनी राय देने के लिए। नीचे कमेंट बॉक्स खोला हुआ है और आप लोग जो भी आप अपनी राय रखना चाहें साफ रख सकते हैं, ठीक है। और भी बताइए, किसी विवादित टॉपिक पर बात करनी हो तो उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। आप लोग नाम नीचे बता सकते हैं उस टॉपिक के बारे में। और फिलहाल आप लोग इससे दूर रहा करिएगा, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, पढ़ाई लिखाई करिए, अपनी परिवार संभालिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस तरह के जो मुद्दे होते हैं ये राजनीतिक मुद्दे कुछ ज़्यादा ही बन चुके हैं और धार्मिक मुद्दे कम ही बचे हुए हैं। और आप देखिए तमाम हमारे देश में मुद्दे हैं और उन्हें राजनेताओं को फ़ायदा भी मिलता है, तो उनका भी काम सही है, ठीक है। और इसमें आप देखते होंगे कि इस तरह का कोई याचिका करता, कभी बड़ा नेता कोई नहीं रहता है कि आप सोचिए कि उनके बच्चे तो अब विदेश में पढ़ते हैं। वो किसी भी धर्म के नेताओं के ले लीजिए, चाहे बीजेपी वालों की आप देखिए, चाहे ओवैसी के देखिए, दोनों आप देखिए कट्टर, वो हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, वो मुस्लिम की बात करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, बीच का रास्ता अपना लेना है। उन्हें जाने दीजिए, उन्हें जाने दीजिए, अपन बीच में चलिए। खैर छोड़िए, आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, इस याचिकाकर्ता पर काफ़ी फटकार भी लगाई गई है। इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि PIL यानी कि जनहित याचिका व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें। कल आप आएंगे और कहेंगे कि हमें माननीय जज के चैम्बर में आने जाने की अनुमति चाहिए। और हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है, जिस टॉपिक के बारे में पता नहीं है उस पर रिसर्च कीजिए, जाइए MA कीजिए, PhD कीजिए। अगर आपको कोई संस्थान रिसर्च नहीं करने देता तो हमारे पास आइए। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि हम इस याचिका की सुनवाई टालेंगे नहीं। समझ रहे हैं आप लोग।
और आपने ताजमहल के 22 कमरों की जानकारी किससे मांगी है। तो इस तरह से टिप्पणी भी की गई है। और इनके पास, अब आप सभी जानते हैं कि अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आप क्या करते हैं इनका काम है, लेकिन अभी तक जो भी हुआ है उसके बारे में आपको बता दिया है।